सुप्रभात बच्चों। कल की कक्षा में हमने जनसंचार माध्यम के लघु प्रश्नों पर चर्चा की थी। पाठ पर आधारित अन्य लघु प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था संचार किसे कहते हैं, या संचार के तत्व कौन कौन से हैं, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं। स्पष्टीकरण भी किया गया था और इसके मुख्य बिंदुओं को मैंने आपको कक्षा में लिखवा भी दिया था। आज हम संचार के कार्यों पर चर्चा करते हुए पाठ को आगे बढ़ाएंगे। कृपया आप सभी अपनी पुस्तिकाओं में मुख्य बिंदुओं को लिखते चलिएगा कि जनसंचार के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो आप शीर्षक डाल दीजिए आज की तारीख डाल करके, जनसंचार के कार्य। आपकी जो अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक है उसमें आपका पहला ही पाठ है जनसंचार माध्यम। उसी पाठ को हम आपके आगामी परीक्षा में ले रहे हैं और उसी के प्रश्नों की चर्चा कक्षा में की जा रही है। कुछ प्रश्न पहले आपको लिखवाए जा चुके हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं जनसंचार के कार्य। तो लिखिएगा, पहले नंबर पर लिखिएगा सूचना देना। पहले नंबर पर लिख लीजिएगा सूचना देना। जनसंचार के कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सूचना देना। देखिए, जनसंचार जो माध्यम है उसके माध्यम से दुनिया भर की सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप आज के जमाने में देखते हैं कि दूर दराज पूरे विश्व में कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो वो किसी न किसी टेक्निकल साधन के द्वारा आप तक पहुंचती है, या आप किसी सूचना को विश्व में पहुंचाना चाहते हैं तो टेक्निकल साधनों का प्रयोग करके आप उसे पहुंचा सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जनसंचार के माध्यमों का मुख्य कार्य क्या है? सूचना देना। कोई भी इंफॉर्मेशन जो संसार और समाज के काम की है, उपयोगी है, वो सूचना देना जनसंचार का कार्य है। अब जनसंचार के कार्यों में हम अपने आम जीवन से जुड़े हुए दैनिक कार्यों को नहीं लेंगे कि मैंने पानी पिया, ये सूचना देने का काम नहीं है। ये हमसे जुड़ी हुई सामान्य व्यक्तिगत जानकारी जिसका संबंध केवल हमसे है। केवल वही सूचना या घटना समाचार की श्रेणी में आती है जिसकी कोई सामाजिक उपादेयता होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, कि कोई भी ऐसी बात जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है जिसका कोई सामाजिक उपयोगिता नहीं है उसको आप जनसंचार के उसमें शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो विश्व स्तर पर जो संचार की प्रक्रिया चलाई जाती है उसे हम जनसंचार की प्रक्रिया में लेते हैं और उसमें केवल वही महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाएं होती हैं जो सामाजिक उपादेयता रखती हैं। इसके बाद नंबर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा बिंदु लिखिएगा शिक्षित करना। शिक्षित करना। देखिए, आज के जमाने में जनसंचार के साधनों का प्रयोग जो किया जाता है उसके माध्यम से एक जागरूकता लाने की कोशिश विश्व स्तर पर, समाज स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर की जाती है। ठीक है, तो जनसंचार के जो साधन है वो समाज को शिक्षित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, अवेयरनेस लाने के लिए। जैसे राजनीति से जुड़ी हुई कोई खबर या घटना है, अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई खबर या घटना है, चिकित्सा से जुड़ी हुई है, खेल जगत से जुड़ी हुई है, तमाम क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उसे उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा बांटा जाता है, साझा किया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया जो है जनसंचार के माध्यमों के कार्य के अंतर्गत आती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया जनसंचार के माध्यमों का? शिक्षित करना। कौन सा कार्य हो गया? अरे भाई मौन साध कर नहीं शिक्षित करना और लिखना भी है। ठीक है, हाँ, शिक्षित करना दूसरा कार्य हो गया, शिक्षित करना। ठीक है, साथ में मुझे सिंबल देकर के सूचित करते रहिए। अगर बोल तो सभी सकते हैं। मान लिया कि वीडियो ऑन करने में आपको समस्या आती है, सुनने में मुश्किल होती है, तो आप वीडियो बेशक से ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बोल करके जवाब देते रहिए, सिंबल देते रहिए, बोलने पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, नंबर 3 लिखिएगा मनोरंजन करना। शाबाश, ऐसे ही संकेत देते रहिएगा। नंबर 3 पर लिखिए मनोरंजन करना। ये सब आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, मैं उसको संक्षिप्त करके आपको लिखवा रही हूँ। अब देखिए, जनसंचार के माध्यमों के द्वारा हम मनोरंजन भी प्राप्त करते हैं। सिनेमा है, टेलीविजन है, रेडियो है, संगीत के टेप हैं, वीडियो हैं, किताबें हैं, ये सब मनोरंजन के साधन है। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं कि तीसरा प्रमुख कार्य मनोरंजन करना है।
इसके बाद नंबर 4 लिखिएगा, एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना। अब आप आज टेलीविजन पर रोज देखते हैं कि बहुत से विशेषज्ञ बैठ जाते हैं और एक जर्नलिस्ट बैठ जाता है और वो जर्नलिस्ट सभी विशेषज्ञों से प्रश्न करता है किसी खास मुद्दे पर। जैसे चीन के ऊपर जो घटनाएं, चीनी सीमा पर जो घटनाएं हो रही हैं, उसको कवर किया जा रहा है, या सुशांत हत्याकांड की कवरेज प्रस्तुत की जा रही है, ठीक है, या फिर उसको नशे से जोड़ करके जो केस चल रहा है उसकी चर्चा की जा रही है। तो इस तरीके से जो कवरेज दी जाती है उसका एजेंडा तय किया जाता है जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत, और विशेषज्ञों को बैठा करके उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आम जनता में उस विषय पर जागरूकता लाई जा सके और उसकी सूचना आम जनता तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो जैसे चाइना बॉर्डर पर जो समस्याएं उठ रही हैं उसकी विशद व्यापक जो वीडियोज हैं वो दिखाई जा रही हैं टेलीविजन पर, उन पर चर्चा प्रस्तुत की जा रही है, पुराने सेना अधिकारियों को बुला करके उनसे चर्चा की जाती है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? एजेंडा तय करना, ताकि समस्त जानकारी जो है सरकार आम जनता तक पहुंचा सके। तो घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जन संचार माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाता है। तो इसको कहते हैं एजेंडा तय करना। उसके माध्यम से एजेंडा निर्धारित किया जाता है आम जनता की ओपिनियन को जान करके, उनके जो सलाह है उनको मान करके। इसके बाद अगला बिंदु लिखिएगा, लिख लिया ये वाला पॉइंट सबने? फटाफट से रिस्पॉन्स आए मेरे पास, बोल करके रिस्पॉन्स दीजिए, अनम्यूट करके जवाब दीजिए फटाफट। अब यस मैम। इसके बाद अगला बिंदु लिखिएगा, निगरानी करना। निगरानी करना। अब देखिए भारत के अंदर कौन सी शासन प्रणाली है? आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, कौन सी शासन प्रणाली है हमारे देश में? कौन सा सिस्टम है? अरे भाई आप हाँ जी, शाबाश, शाबाश, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है हमारे देश में। और लोकतांत्रिक शासन है मैम, बिल्कुल सही, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो हमारा समाज लोक में, हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंदर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। ठीक है, जनता जनसंचार के माध्यमों द्वारा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर निगाह रखती है। ठीक है, उन पर निगरानी रखती है कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो कैसे ले रही है, सही है कि गलत है। गलत होती है तो उनकी आलोचना होती है और उसके अंदर अपने सुझाव रखे जाते हैं विपक्ष के द्वारा। ठीक है, अगर सरकार कोई गलत काम करती है उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं निगरानी करना, और इसमें जन संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देखिए कोई भी निर्णय लिया जाता है सरकार द्वारा तो टेलीविजन पर धूम मच जाती है और तरह तरह के समाचार उससे संबंधित आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो जनसंचार के साधन है वो सरकार के कार्यों पर निगरानी रखते हैं और उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, ताकि कोई गलत कदम सरकार न उठाए जिससे जनता का शोषण हो। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी बहुत, लिखिएगा, विचार विमर्श का मंच। विचार विमर्श का मंच, ये अंतिम बिंदु है आपका, विचार विमर्श का मंच। फटाफट लिख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि आज ये आम बात है कि अभी आप टेलीविजन खोल करके देखें तो कोई ना कोई चर्चा किसी न किसी विषय पर चल रही होगी, जहाँ पर खुले तौर पर सब लोग आकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो एक मंच सबको प्रदान किया जाता है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें मानवाधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त है। आपको मालूम होगा मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, सब लोगों को, सब जो सिटीजन है भारत के उन सबको ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं, मानव मूल्य, मानव अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, उन्हीं मानव अधिकारों में एक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हम अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता रखते हैं।
तो समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, दूरदर्शन के चैनल्स के माध्यम से, ट्वीट करके, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं खुले तौर पर। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है विचार विमर्श का मंच, कि जो तकनीकी साधन है, जनसंचार के साधन है, उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें एक मंच प्रदान किया है। सबको समझ में आ गया ये वाला बिंदु? केवल इल्मा को समझ में आया लग रहा है, सिर्फ इल्मा का हाथ दिखाई दे रहा है और किसी की ना आवाज आ रही है ना अंगूठा दिख रहा है। शाबाश, जल्दी से थम्स अप करके दिखाइए और आवाज से बताइए कि आपको समझ में आ गए हैं। तो अभी हमने बात की है जनसंचार के, शाबाश, अभी हमने किस पर चर्चा की है? जनसंचार के कार्यों पर हमने बात की है। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं, तो क्या आप बता सकते हो मुझे जनसंचार के साधनों के नाम? क्या आप बता सकते हैं? बस हो गए चुप, बोलती बंद, सन्नाटा छा गया एकदम। अरे भैया, 24 घंटे तो आप जनसंचार के साधनों के संपर्क में रहते हो। 24 घंटे में कोई ऐसा समय नहीं जिसमें आप जनसंचार के साधनों के संपर्क में नहीं रहते। अब तो क्लू भी दे दिया। अभी आप किसके थ्रू मेरे साथ क्लास में बैठ पा रहे हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा या इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल। शाबाश सुरभि, देखो सुरभि ने कितनी होशियारी दिखाई है। जो मैंने नोट्स लिखवाए थे, उन्हीं नोट्स में फटाफट इसने पकड़ लिया कि मैम ने जो प्रश्न पूछा है वो मैम ने पहले लिखवाया हुआ है, और देखो तुरंत बुद्धि का परिचय दिया और फटाफट से पढ़ के जवाब दे दिया। ऐसी हाजिर जवाबी सब बच्चों में होनी चाहिए। सब बच्चों को पता चल गया अब इस प्रश्न का उत्तर। सुरभि ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये सबको लिखवाया है मैंने, सबको समझाया, और अभी भी क्लास में कितनी बार बोला कि जिन तकनीकी साधनों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो जनसंचार के साधन है। और सारे तकनीकी साधन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, आपके समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब तकनीकी साधन है जिनकी सहायता से हम समाज के संपर्क में, देश के संपर्क में या राष्ट्र के संपर्क में आराम से आते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा और अपनी पुस्तिकाओं में लिखना भी है साथ साथ। ये सारे बिंदु आप लोगों ने लिख लिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक डाल लीजिएगा। यही प्रश्न को, इसको प्रश्न के फॉर्म में लिख लो ताकि आपको स्पष्ट रहे, कोई गड़बड़ी ना हो। लिख लीजिएगा जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं। लिख लीजिएगा, उत्तर मैंने अभी आपको बता ही दिया है, वो लिख लीजिएगा, और ऑलरेडी लिखवाया भी हुआ है पहले भी आपको। मैंने तत्व भी लिखवा दिए हैं आपको। अगर पूछ लिया जाए जनसंचार के किन्हीं तत्वों का उल्लेख कीजिए तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। स्रोत, एनकोडिंग, माध्यम, प्राप्तकर्ता, ये सब उसके तत्व हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं। अभी कोई दोहराएगा? अभी सुरभि ने जवाब भी दिया था। मैम टेलीफोन, टीवी, सिनेमा, हॉल, शाबाश। समाचार रेडियो, पत्र, बिल्कुल ठीक, मोबाइल। बिल्कुल ठीक, शाबाश। ये सभी साधन है, लिख लीजिएगा आप, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न लिखिएगा, सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है? अगर हम अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मैम टीवी। गलत। मैम भाषा। उस चीज को मैम, हाँ बोलिए। मैम अगर हम अगर मैम संचार की हमें, प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं आपसे संचार की प्रक्रिया आपके संग मिलकर शुरू करना चाहती हूँ, आप तक कुछ बात मैम पहुंचाना चाहती हूँ। मैम सबसे पहले मैम हमें, मैम जिस चीज को मैम बेचना चाहते, मैम उसके मैम पोस्टर्स न्यूज़पेपर। लगवाने पड़ेंगे मैम, जैसे मैम मैम उस चीज के इंटरनेट। पोस्टर लगवाने पड़ेंगे जिस चीज को बेचना है। गलत, गलत जवाब। सबसे प्राइमरी आंसर, सबसे प्राथमिक न्यूज़पेपर। आवश्यकता क्या है अगर हमें संचार की न्यूज़ प्रक्रिया को पूरा करना है? अब आप और मैं आमने सामने बैठे हैं और चुप बैठे हैं, जैसे आप चुप बैठे हैं मैं भी चुप हो जाती हूँ। आप सब चुप बैठे हो ना, प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे रहे हो, और ऐसे ही मैं भी पढ़ाना बंद कर दूं, तो क्या संचार पॉसिबल हो पा रहा है हमारे बीच में? फिर तो मैम नहीं। तो क्या चीज माध्यम बनी हुई है हम दोनों के बीच में? कम्युनिकेशन, किस चीज के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है? मोबाइल।
अरे मेरे बच्चे, भाषा के माध्यम से मोबाइल खुला हुआ अच्छा है, आपका वीडियो खुला हुआ है, आपकी डिवाइस खुली हुई काम कर रही है, लेकिन आपके मुंह बंद है। जो भगवान का दिया हुआ डिवाइस है आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। भगवान ने सबको वाणी दी है और उस डिवाइस को तो कोई यूज नहीं कर रहा। नकली की डिवाइस सब खोल खोल के बैठ गए। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, जो आपकी बनाई हुई वैज्ञानिक चीजें हैं वो डिवाइस तो लगा लगा करके बैठ गए। मम्मी पापा से पैसे लिए, बढ़िया बढ़िया मोबाइल ले लिए, लैपटॉप ले लिए, बिजली से कनेक्ट किया, ऑन करके बैठ गए। बाल भी सुंदर से बना लेते हो कि हाँ भाई हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन जब क्लास के अंदर बैठे हैं और अध्यापिका जी प्रश्न पूछ रही हैं तो जवाब के नाम पर गुल बत्ती गुल। जो भगवान जी ने आपको वाणी दी है उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो संचार की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। अकेले टीचर बोलती रहे या अकेले बच्चे बोलते रहे तो संचार की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। संचार कब सफल होगा, जैसे मैंने बोला वो आप तक पहुंचा, आपने बोला वो मुझ तक पहुंचा, किसके सहारे, भाषा के सहारे। अगर वो भाषा की पहचान या ज्ञान नहीं होगा, जैसे मैं अभी आपको बहुत शुद्ध हिंदी में बोलना शुरू कर दूं जो इतनी कठिन हो, कठिन शब्द हो कि आपको समझ ही में ना आए, तो मेरा पढ़ाना बोलना सब व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पढ़ाते पढ़ाते कई बार अंग्रेजी के शब्दों का या सरल हिंदी के शब्दों का प्रयोग में करती हूँ, या एक ही शब्द को दो तीन रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि संचार की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए भाषा जरूरी है। एक दूसरे की भाषा समझ आनी चाहिए और जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो अब आपको प्रश्न का उत्तर मिला कि संचार के लिए भाषा के कोड का जानना जरूरी है, भाषा के कोड का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अब लिख लीजिए इसको। सफल संचार के लिए भाषा के कोड का ज्ञान जरूरी है। कोड क्यों कहा है, जिस भाषा में मैं बात कर रही हूँ वो आपको आनी जरूरी है, जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं वो मुझे आनी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न लिखिएगा। रिपीट कर दो मैंने बोला मैम, एक बार रिपीट कर दो। सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है, ये प्रश्न है और इसका उत्तर मैंने आपको बताया। सफल संचार के लिए भाषा के कोड का ज्ञान जरूरी है। समझ में आ गया सब बच्चों को अच्छी तरह से, अब तो कभी भी नहीं भूलेगा। यस मैम। भगवान ने संचार के लिए क्या दिया है हमें, भाषा और मैम हमारा मुख। भाषा तो बाद में, वाणी सबसे पहले, बोलने की क्षमता दी है हमें, और सभी प्राणियों में ये क्षमता नहीं है। और सभी प्राणी जगत के जितने भी प्राणी हैं वो नहीं बोल सकते हमारे मनुष्यों की तरह। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बोल करके अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, कह सकता है। ठीक है, तो वाणी का वरदान हमें मिला है संचार प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए। इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए और इसका बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कीजिए, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त ये चीज है जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उसके महत्व को नकारते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा कि जन संचार की प्रमुख विशेषताएं क्या है, लिख लीजिएगा जन संचार की प्रमुख विशेषताएं। फटाफट से लिखिएगा। जन संचार माध्यमों के द्वारा, लिखिएगा नंबर 1, जन संचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसके बाद नंबर 2 लिखिएगा, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता, संचारक किसे कहते हैं, जो संदेश दे रहा है, प्राप्तकर्ता जिस तक संदेश पहुंचाया जा रहा है।
संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच, संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। मैम एक बार रिपीट कर दो। लिखिएगा, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच, जो लिखते जा रहे हैं मुझे संकेत भेजिए बोलकर या दिखाइए सिंबल फटाफट। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ठीक है, लिख लिया सुरभि, सृष्टि और विदुषी? यस मैम। शाबाश, ऐसे जवाब आना चाहिए तुरंत। अब इसके बाद नंबर 3 लिखिएगा, इस माध्यम में या जनसंचार माध्यमों में लिख लीजिए, जनसंचार माध्यमों में अनेक द्वारपाल होते हैं। जनसंचार माध्यमों में अनेक द्वारपाल होते हैं जो इन माध्यमों से प्रकाशित और प्रसारित होने वाली, जो इन माध्यमों से प्रकाशित और प्रसारित होने वाली सामग्री को, सुन पा रहे हैं सब बच्चे ठीक से? यस मैम। शाबाश, मैम। शाबाश, लिखते चलिए। होने वाली सामग्री को नियंत्रित तथा निर्धारित करते हैं। अब देखिए, द्वारपाल कौन लोग हैं? जैसे कोई अखबार है, समाचार पत्र है, उसके लिए जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो संवाददाता होते हैं, वो खबरें इकट्ठी करते हैं और सारी खबरें इकट्ठी कर करके जो उनका ऑफिस होता है उस जगह पर वो पहुंचा देते हैं। जहां पर संपादक लोग, जो एडिटर्स होते हैं, संपादक होते हैं, वो उन खबरों को अपनी अपनी विशेषज्ञता के आधार पर चेक करते हैं, जांच करते हैं कि कोई खबर गलत तो नहीं है, उसमें कोई गलत बात तो नहीं लिखी जा रही है, या अधूरी जानकारी तो नहीं है, कोई गलत तरह का डाटा तो उसमें नहीं डाला गया है। तो उसकी जांच करने के लिए संपादक बैठे होते हैं, उनको हम द्वारपाल मानते हैं, जो हर स्तर के ऊपर चेक करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी गलत सूचना आम जनता तक ना पहुंचे। तो जो समाचार आम जनता तक जनसंचार के माध्यमों द्वारा पहुंचाए जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है पहले अच्छी तरह से। वो द्वारपाल जब उसको ओके कर देते हैं, पास कर देते हैं, तभी वो प्रसारित किए जाते हैं, तभी वो छापे जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया है? सब बच्चों को समझ में आ गया है? मैम। शाबाश। यस अब इसके बाद आपका क्या काम है, जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वो शॉर्ट नोट्स लिखवा रही हूँ। आज की क्लास के बाद आप इस पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे और कल की क्लास में अगर इसमें आपको कोई प्रश्न, कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसे पूछने के लिए अपनी समस्या लेकर उपस्थित रहेंगे, तभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा, भारत में समाचार पत्र की, इस पाठ के जो प्रश्न है बच्चों वो आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आगे जाकर के आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, किसी नौकरी के लिए, किसी भी कार्य के लिए, या प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आईएएस या सिविल परीक्षाएं जो होती हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका इन प्रश्नों का उस दृष्टि से भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, ये भविष्य में भी आपको काम आने वाली जानकारी है। तो लिखिएगा, भारत में समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई? लिखिएगा, अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए, अखबारी पत्रकारिता को
अस्तित्व में आए लगभग 400 साल हो गए हैं। लगभग 400 साल हो गए हैं। भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में, जवाब देते चलिएगा। लिख लिया सब बच्चों ने? इतना लिख लिया है? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? संकेत मिलना चाहिए सबकी तरफ से। Yes, ma'am. शाबाश, रौनक लगनी चाहिए ना। हम लोग क्या Yes, कर रहे हैं? प्रश्नोत्सव मना Yes, रहे हैं। ma'am. उत्सव में शामिल है तो इस उत्सव में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका Yes, जवाब ma'am. आपकी भागीदारी है। शाबाश। तो लिख लीजिएगा, भारत में इसकी शुरुआत 1780 1780 में जेम्स ऑगस्ट, जेम्स ये नाम है, जेम्स एक बार रिपीट कर दो। बोलिए, लिखिएगा आप ध्यान से। पहले इसकी शुरुआत भारत में सन 1780 में जेम्स लिखिएगा, ऑगस्ट, जेम्स ऑगस्ट हिकी, हाँ में छोटी ई की मात्रा और क में बड़ी ई की मात्रा, जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई थी। बंगाल गजट से हुई थी, जो कोलकाता से निकला था। ठीक है, भारत में शुरुआती दौर क्या था? 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी का बंगाल गजट। ठीक है, ये कहाँ से निकला था? कलकत्ता, कोलकाता जिसको अब कहा जाता है, कोलकाता से निकला। हाँ जी हर्ष, कहिएगा। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपका नेट प्रॉब्लम आ रही है। मैम अगस्त के बाद हिकी, अगस्त के बाद है हिकी, हाँ में छोटी